नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो जनवरी 2023 का गिरिराज पत्रिका का ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले हम जनवरी 2023 का पार्ट 1 जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने हिमाचल के करंट अफेयर्स जो था वो कवर किए थे। आज भी हम इंपॉर्टेंट गिरिराज से जो भी करंट अफेयर बनते हैं उन सभी को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष जो अभी चुने गए हैं वो चुने गए हैं कुलदीप पठानिया। कुलदीप पठानिया का नाम आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर है। कुलदीप पठानिया जो है वो विधानसभा के नए अध्यक्ष जो हैं वो चुने गए हैं। अभी आपको अध्यक्ष के बारे में कुछ बातें याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अध्यक्ष कोई ऑफिसर नहीं होता। अध्यक्ष एमएलए के बीच, एमएलए जो हमारे चुने जाते हैं उनमें से ही चुनकर जो है वो आते हैं। अगर हम बात करें कि अध्यक्ष जो चुने गए इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की जो नवगठित विधानसभा है वो है 14वें नंबर की विधानसभा, 14th नंबर की ये विधानसभा है। और 5 जनवरी 2023 को नए लोकसभा स्पीकर जो था वो चुने गए। अब लोकसभा स्पीकर जो चुने गए, मैंने कहा कि ये विधायकों में से चुनकर ही आते हैं, तो इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। इनका विधानसभा क्षेत्र आपने ध्यान रखना है भटियात। भटियात डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है और ये इनका विधानसभा क्षेत्र है। चंबा में जो है वो टोटल कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं, चंबा में टोटल 5 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो आते हैं। एक चंबा खुद है, एक भटियात हो गया आपका, एक डलहौजी आता है, इसके अलावा डलहौजी के अलावा एक भरमौर आता है और भरमौर के अलावा एक चुराहा आता है। ये 5 विधानसभा क्षेत्र जो है यहाँ पर आते हैं। और 14वें विधानसभा के जो नए अध्यक्ष बनाए गए, इनकी बनाने की प्रक्रिया जो था वो प्रोटम स्पीकर, जो जिनका नाम है चंद्र कुमार ने जो था वो पूरी करवाई। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रोटम स्पीकर का काम होता है कि विधायकों को शपथ दिलाई जाए और नए स्पीकर जो चुने जाएंगे उस प्रोसेस को पूरा किया जाए। तो उन्होंने इस प्रोसेस को कंप्लीट किया और नए स्पीकर बना दिए गए कुलदीप सिंह पठानिया जो बनाए गए, ये सबसे पहली बार 1985 में जो था वो विधानसभा में जो था वो चुनकर आए थे। पहली बार ये 1985 में विधायक जो था वो बने थे। और आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो है इसमें जो है अभी मंत्रिमंडल जो है, मंत्रियों को शपथ जो है वो दिलाई गई है, जो हम वीडियो के लास्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे मंत्रियों और सीपीएस के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया अभी विधानसभा स्पीकर के बारे में। और पहले विधानसभा के स्पीकर जो था वो कौन थे, हिमाचल विधानसभा के स्पीकर। आपने ध्यान रखना है कि पहले जो स्पीकर थे विधानसभा के वो थे पंडित जयवंत राम, और पहली महिला विधानसभा स्पीकर कौन थी, वो थी श्रीमती विद्या स्टोक्स। तो इन दोनों नाम्स को भी ध्यान रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लता हिमाचली हैज़ बीन ऑनर्ड विद विरंगना झलकारीबाई नेशनल अवार्ड फॉर हर आउटस्टैंडिंग वर्क इन। तो ये जो लता हिमाचली है ये हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती हैं और इनको अभी विरंगना झलकारीबाई राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। ये कौन सी फील्ड से जो है वो संबंध रखती हैं, ये क्वेश्चन ज़रूरी है। तो ये संबंध रखती हैं सिंगिंग से। सिंगिंग ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कई बार आपने पढ़ा था लास्ट टाइम में क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि गंभरी देवी किससे संबंध रखती हैं, तो वो फोक सॉन्ग से संबंध रखती हैं गंभरी देवी। और कुछ और भी सिंगर हमने उस टाइम पढ़े थे, क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। उसी तरह लता हिमाचली के बारे में भी पूछ सकते हैं कि ये किस फील्ड से जुड़ी हुई है, तो ये सिंगिंग से जो है वो जुड़ी हुई। इनके बारे में थोड़ा सा जाने कि ये है कहाँ से, तो ये सोलन की फोक सिंगर हैं ये लता हिमाचली, और इन्हें ऑनर किया गया है, इन्हें सम्मानित किया गया है विरंगना झलकारीबाई राष्ट्रीय पुरस्कार से। इनका आउटस्टैंडिंग वर्क जो रहा है हिमाचल फोक कल्चर के लिए, उसके लिए जो है इनको ये दिया गया है। तो हिमाचली फोक कल्चर जो है, हिमाचली जो लोक आप कह लीजिए संस्कृति है, उसके लिए इन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया है। सिंगिंग फील्ड से ये स्पेसिफिक रूप से डिस्ट्रिक्ट सोलन से संबंध रखती हैं, तो ये इम्पोर्टेंट जो है बहुत ज़्यादा हो जाती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी हम सिंगिंग की बात करते हैं ना, तो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल के जो इम्पोर्टेंट फोक सिंगर हैं उसमें गंभरी देवी जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से संबंध रखती हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। करनैल राणा भी इम्पोर्टेंट हैं। करनैल राणा जो है ये कांगड़ा से हैं और हिमाचल के एक इम्पोर्टेंट या फिर पॉपुलर कह लीजिए आप सिंगर हैं। और एक और हमने पढ़ा था रोशनी देवी जो है ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ये भी सिंगर हैं और ये भी इम्पोर्टेंट सिंगर हैं, एक शिमला डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती हैं। तो इन सभी के बारे में आप जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनकर आते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, देखो गिरिराज पत्रिका में ना अभी जब तक अभी का जो सिनेरियो चला हुआ है ना, डिसीजन नहीं लिए जा रहे क्योंकि मंत्रिमंडल पूर्णतः रूप से गठित नहीं हुआ है। कैबिनेट अभी होगी, डिसीजंस अभी होंगे, फिर बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तब इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकल कर बहुत ज़्यादा आएंगी। अभी तो थोड़ी थोड़ी निकल कर आ रही हैं, परंतु जो भी निकल कर आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम सभी को जो है वो अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर बोलते हैं निक्षय मित्र स्कीम इज रिलेटेड टू विच डिजीज। तो बोलते हैं निक्षय मित्र स्कीम जो है वो किस बीमारी से संबंधित है। अगर हम इस स्कीम की बात करें, निक्षय मित्र स्कीम, ये क्यों गिरिराज पत्रिका में आई थी ये भी जानेंगे, परंतु पहले जानिए कि ये किस फील्ड से संबंधित है। तो ये है टीबी, ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस, इसको कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस से जो है ये संबंधित है। पहले हम जान लेते हैं कि इस डिजीज़ का क्या एम है, क्यों इसको लॉन्च किया गया है। तो ये इनिशिएटिव जो है ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जो है वो लॉन्च किया गया है। और निक्षय मित्र स्कीम जो है ये जो है लोगों को अडॉप्ट करने की जो है कैपेसिटी देती है जो ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित है। कोई टीबी से ग्रसित है, ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, तो उसको कोई चाहे तो अडॉप्ट कर सकता है, इस तरह से ये कहती है। ये जो इनिशिएटिव है ये प्रेसिडेंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा जो था वो चलाया गया, यानी कि इनके द्वारा एक तरह से कहिए कि लॉन्च किया गया। इसमें जो है वो 3 लेवल रखे गए हैं, एक न्यूट्रिशनल लेवल है, एक एडिशनल डायग्नोस्टिक लेवल है, एंड एक जो है वो वोकेशनल सपोर्ट है। तो ये यहाँ पर रखे गए हैं। और अगर हम बात करें इसी के बारे में, तो इसका एम है कि जो टीबी का स्टिग्मा एक सोसाइटी में बना हुआ है ना, उसको कम करना, उसको रिड्यूस करना, उसको ख़त्म करना। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किससे फैलता है। तो ये बैक्टीरिया से जो है वो फैलता है, ये वायरस से नहीं फैलता, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है, इससे जो है ये फैलता है। इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये आपने ध्यान रखना है। अभी बात करते हैं कि ये निक्षय मित्र योजना जो था वो क्यों जो था वो खबरों में आई थी, क्यों गिरिराज पत्रिका में आई थी। तो देखो हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं जिनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर, इन्होंने जो है वो राजभवन में प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से जो था वो समीक्षा बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की। तो राज्यपाल ने जो था वो निक्षय मित्र योजना का यहाँ पर जो था वो जिक्र किया। इन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत जो है वो जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको और वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं इनको जो है वो जागरूक करने की ज़रूरत है, प्रेरित करने की ज़रूरत है कि ये कुछ स्टिग्मा नहीं है सोसाइटी में, इनको अडॉप्ट करने की, आप मॉरली अडॉप्ट करने की बात कह लीजिए, सोसाइटी में अडॉप्ट करने की बात कह लीजिए, उस तरह से अडॉप्ट करने की बात कही गई। अगर आपको कोई भी, जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जब आप मेंस की तैयारी करते हैं ना, तब आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इस तरह का एक आधा पॉइंट इस्तेमाल कर दें हेल्थ में कि हिमाचल क्या काम कर रहा है या इंडिया में क्या काम किए जा रहे हैं। तो ये निक्षय मित्र योजना आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस को रिड्यूस करने के लिए, स्टिग्मा जो बना हुआ है एक सोसाइटी में उसको हटाने के लिए ये सब हम कर रहे हैं, है ना। तो ये अच्छा एक आपका ऐसे जो है वो जा सकता है, अच्छा आपकी एक स्किल जो है यहाँ पर दर्शाई जाती है यहाँ से। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार कह लीजिए, यूनिवर्सिटी कह लीजिए या फिर गवर्नर्स कह लीजिए, इन्होंने गाइड किया है और लॉन्च भी कर दिया गया है प्रोग्राम को कि एक पौधा लगाने पर जो है वो विद्यार्थियों को एक क्रेडिट जो है वो दिया जाएगा। क्रेडिट आपको पता है कि अभी हिमाचल की जो कॉलेजेस हैं उनमें क्रेडिट सिस्टम जो है वो चला हुआ है, तो वो क्रेडिट जो है वो बच्चों को देने की बात कही गई है कि आप एक पौधा लगाइए, इसमें जब भी आपका वर्ष शुरू होता है और लास्ट में देखा जाएगा कि उस पौधे की आपने कितनी देखरेख की, वो पौधा कितना बड़ा हुआ। सोचिए हिमाचल में 70-75 हज़ार के करीब बच्चे आते हैं, अगर एक साल में या 2-3 सालों में 10-20 हज़ार पौधे भी जो है वो सक्सेसफुली डेवलप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और वो कैपेबल हो जाते हैं फ्रूट देने के लायक, तो सोचिए कि कितना अच्छा मैसेज जाएगा ग्रीनरी का। एक जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, फॉरेस्टेशन के लिए कितना अच्छा मैसेज जाएगा। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से जुड़ कर आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं लुकिंग बैक इज़ दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। पहले जानिए किसकी ऑटोबायोग्राफी है। एलाइड सर्विसेज में बहुत बार पूछा गया है, बाकी एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है इसकी, और 100% श्योर हूँ मैं कि पूछा जाएगा एग्जाम्स में। ये जो लुकिंग बैक है ये ऑटोबायोग्राफी है जस्टिस मेहर चंद महाजन की। ऑप्शन सी सही आंसर है। जो मेहर चंद महाजन है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते हैं। अभी ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी है लुकिंग बैक। ये गिरिराज पत्रिका में नहीं आया था। गिरिराज पत्रिका में क्या आया था, हिमाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने धर्मशाला के खनियारा में जो है वो
जस्टिस मेहरचंद महाजन की एक प्रतिमा का जो था वो अनावरण किया, एक प्रतिमा का जो था वो इनॉग्रेशन किया, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर हम बात करें जस्टिस मेहरचंद महाजन की, तो इनके लिए कहा गया कि ये एक सच्चे देशभक्त थे। जब जस्टिस इनके नाम के साथ लगा है तो ये जज भी रह चुके हैं। ये हिमाचल से पहले ऐसे व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो रह चुके हैं। आपने ध्यान रखना है कि ये 1947 में जम्मू कश्मीर में ये भारत विलय होने की इन्होंने उस टाइम की अग्रणी भूमिका जो था इन्होंने निभाई थी। 1947 में जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, तो यही कॉन्टेक्स्ट था कि इनकी जो था वो मूर्ति जो था इसका इनॉग्रेशन किया गया खनियारा में। खनियारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला के समीप जो है वो पड़ता है, और ये हिमाचल प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, पहले चीफ जस्टिस जो हैं वो रह चुके हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते हैं। इनके नाम से कॉलेज भी है कांगड़ा में, MCM DAV कॉलेज कांगड़ा। ये भी आपने ध्यान रखना है कि MCM DAV कॉलेज कहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। ये आप सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए, तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ से क्लियर आपके हो जाते हैं। और प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है? हिमाचल प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ जो है ये हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं प्रेजेंट टाइम में। अभी इन्होंने ना एक मतलब आप कहिए कि एक बहुत अच्छा मैसेज जो था वो सोसाइटी में दिखाया, या आप कह सकते कुछ भी आप कह सकते हैं कि परंतु एक अच्छा मैसेज सोसाइटी में जाता है। इन्होंने ना 2 बच्चियाँ अडॉप्ट कर रखी हैं, इनकी 2 बेटियाँ हैं जो इन्होंने अडॉप्ट की हैं। अब दोनों की दोनों क्या हैं, विकलांग हैं, दोनों की दोनों विकलांग हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने उन दोनों बच्चियों का जो था वो सुप्रीम कोर्ट में विजिट करवाया, अचानक से विजिट करवाया उनका, और उनको दिखाया कि यहाँ पर मैं बैठता हूँ, यहाँ पर बैठकर डिसीजन दिए जाते हैं। मतलब उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अच्छी बात ये है कि वो अडॉप्टेड हैं, जो अडॉप्शन को भी इस तरह से समझते हैं ना सोसाइटी में, पहले तो वो अडॉप्टेड हैं। और दूसरी बात ये है कि विकलांग भी हैं, तो एक अच्छा मैसेज इस तरह का सोसाइटी में जाता है, और एक अच्छी छवि को भी जो है वो दर्शाता है कि ह्यूमैनिटी स्टिल लाइव, ह्यूमैनिटी अभी भी है सोसाइटी में। और अगर हम चीफ जस्टिस की बात करें, जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो 65 ईयर्स तक होती है। 65 ईयर्स के वो रिटायर होते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। और जस्टिस DY चंद्रचूड़ प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली सुन्नी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड इट्स टोटल कैपेसिटी इज। तो हाल ही में सुन्नी जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई, इसकी कुल क्षमता पूछी गई है। इसकी कुल क्षमता है 382 मेगावाट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 382 मेगावाट की ये परियोजना है सुन्नी जल विद्युत परियोजना। ये परियोजना भी इम्पॉर्टेंट है, इस परियोजना के बारे में जानिए। ये जो 382 मेगावाट की सुन्नी जल विद्युत परियोजना है, ये सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा जो है वो बनाई जाएगी, और इसके लिए जो है जो एस्टिमेटेड अभी कॉस्ट रखी गई है वो 2614.51 करोड़ जो है वो रखी गई है। इसमें से इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट निकल कर आते हैं, पहला पॉइंट कि कितने मेगावाट की है, 382 मेगावाट की है। दूसरा पॉइंट ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला में। डिस्ट्रिक्ट शिमला की ये परियोजना है सुन्नी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना। और आप तीसरे नंबर पर याद रखिए कि ये परियोजना सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के अंडर है। चौथा आप याद रखिए कि ये परियोजना जो है वो 2614.51 करोड़ की एस्टिमेशन जो है इसमें रखी गई है। और अगला तो यही निकल कर आ जाता है कि रिसेंटली कैबिनेट ने इसको अप्रूव दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए हो जाती है। तो ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि डेफिनेटली पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं PDF और जो 1 लाइन क्वेश्चन आते हैं ना वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च जो है वो करना आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल चीफ मिनिस्टर। तो बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू हिमाचल चीफ मिनिस्टर जो है वो किसको चुना गया। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रधान सचिव के रूप में चुना गया किसको, जो भरत खेड़ा हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है, भरत खेड़ा को जो है वो चुना गया। अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल कर आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं जो अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो हुई हैं, खासकर सरकार बनने के बाद में। सरकार बनने के बाद में आपने ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक सलाहकार हैं वो सुनील शर्मा को बनाया गया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया जो है वो नरेश चौहान को बनाया गया है।
और इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी जो हैं ये भी अभी बनाए गए हैं। तो नए चीफ सेक्रेटरी का नाम क्या है? इनका नाम है प्रबोध सक्सेना। प्रबोध सक्सेना जो हैं ये नए चीफ सेक्रेटरी हिमाचल के बने हैं। इनसे पहले जो आरडी धीमान होते थे वो नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो था वो बनाए गए। ठीक है, ये पिछली बार भी हमने डिस्कस किए थे और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम से डाउनलोड उसको कर लेना, जो पिछली वाली ही है। ये वाली पीडीएफ भी थोड़ी दिनों में प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपको टेलीग्राम पर। तो ये सब चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिए। इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, परंतु फिर भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में, जब नई नई सरकार बनी होती है तब खासकर। और चीफ सेक्रेटरी तो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनका नाम ज़रूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोलते हैं विच इज़ द वेन्यू ऑफ 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023। तो बोलते हैं कि जो 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस हुआ 2023 में, इसका आयोजन स्थल कौन सा था? ये प्रवासी भारतीय दिवस ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने ध्यान रखना है कि ये 17वें नंबर का जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ, इसका जो वेन्यू था, इसका जो आयोजन स्थल था वो था इंदौर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इंदौर इसका आयोजन स्थल था। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आपने ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है इसने अनाउंस किया 17 प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का जो होगा वो इंदौर में होगा। जनवरी महीने में जो है ये होता है। 9 जनवरी को जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये मनाया जाता है जो इंडियंस बाहर के देशों में काम करते हैं और इंडिया के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को मार्क करने के लिए जो है ये मनाया जाता है। असल में 9 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? क्योंकि 9 जनवरी को जो था वो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जो था वो वापस आए थे 1915 में। 1915 में जब साउथ अफ्रीका से ये वापस आए थे तो उस दिन 9 जनवरी थी, इसलिए ये मनाया जाता है। और यहाँ पर जो इसकी थीम है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या थी इस वर्ष के लिए? इसकी थीम थी, जो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 है, इसकी थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। आपको पता है अमृतकाल भारत का चल रहा है, तो ये अमृतकाल के साथ जोड़कर इसकी थीम रखी गई 2023 के लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। तो ये सारा प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में जो है वो हो गया। अभी मैंने आपको कहा था कि हिमाचल में जो नई कैबिनेट बनी है और जो नए सीपीएस बने हैं उनकी बात करेंगे। पहले कैबिनेट जो मिनिस्टर बने हैं उनकी बात कर लेते हैं। हिमाचल में जो है वो 7 नए कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं। एक हिमाचल में पहले जो मुख्यमंत्री थे वो हो गए, एक उप मुख्यमंत्री हो गए, तो टोटल 9 हो गए। हिमाचल की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 12 मंत्री इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री यहाँ पर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अभी जो 7 लोग नए बने हैं उनमें हर्षवर्धन चौहान जो शिलाई सिरमौर से हैं, धनीराम सांडिल जो डिस्ट्रिक्ट सोलन से हैं, सोलन कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर आए हैं, चंद्र कुमार जो प्रोटम स्पीकर भी बनाए गए थे ज्वाली से जो हैं वो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, जगत सिंह नेगी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में एक ही विधानसभा क्षेत्र है जहां से ये चुनकर आए। रोहित ठाकुर जुब्बल कोटखाई डिस्ट्रिक्ट शिमला से जो है वो चुनकर आए। शिमला से दूसरे शिमला के कसुमटी से अनिरुद्ध जो है वो चुनकर आए। अनिरुद्ध सिंह ये शिमला से दूसरे नंबर पर आए। तीसरे नंबर पर शिमला से विक्रम आदित्य सिंह जो है वो चुनकर आए। तो ये 3 लोग हो गए शिमला से आपके, ठीक है। ये 3 लोग शिमला से याद रखने हैं, एक आपके सिरमौर से याद रखने हैं, एक आपके किन्नौर से याद रखने हैं, एक कांगड़ा से और एक सोलन से। ये 7 लोग आपने याद रखने हैं। सीपीएस की बात करें, सीपीएस में जो नए लोग चुनकर आए हैं उनमें कौन कौन लोग आए हैं? संजय अवस्थी आए हैं, मोहनलाल ब्राक्टा आए हैं, राम कुमार, सुंदर ठाकुर, आशीष बुटेल और किशोरी लाल। ये नाम हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। इनमें बात करते हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ से चुनकर आया है। अगर हम बात करें संजय अवस्थी की, तो संजय अवस्थी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो क्या है? ये अर्की से चुनकर आए हैं। कहाँ से? अर्की डिस्ट्रिक्ट सोलन से जो है ये चुनकर आए हैं। और अगर हम बात करें मोहनलाल ब्राक्टा की, मोहनलाल ब्राक्टा कहाँ से चुनकर आए हैं? ये रोहडू से चुनकर आए हैं। रोहडू डिस्ट्रिक्ट शिमला से ये चुनकर आए हैं। और अगर हम बात करें राम कुमार की, तो राम कुमार कहाँ से चुनकर आए हैं? राम कुमार जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये चुनकर आए हैं सोलन के हरिपुर गांव में। ये डिस्ट्रिक्ट सोलन से हैं। हरिपुर गांव में जो था ये पैदा हुए थे और ये दून विधानसभा से जो है वो चुनकर आए। दून विधानसभा डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है। और सुंदर ठाकुर की अगर हम बात करते हैं कि सुंदर ठाकुर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कौन सी है, सुंदर ठाकुर अगर हम बात करें पहले डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से जो है ये है और कुल्लू से ही जो है वो चुनकर आते हैं। कुल्लू जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से। आशीष बुटेल की अगर हम बात करें तो आशीष बुटेल जो है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हैं। और अगर एग्जैक्टली इनकी बात की जाए,
विधानसभा कौन सी है, तो पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से ये चुन कर आते हैं। किशोरी लाल की अगर हम बात करें तो किशोरी लाल भी जो है ये एमएलए हैं, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट और कौन सी विधानसभा से जो है वो आते हैं। तो किशोरी लाल जो है डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कांगड़ा से आते हैं, और अगर विधानसभा की बात करें तो बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से ये आते हैं। तो इन सभी के नाम, इन सभी के विधानसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं पर ज़रूर आपके काम आएंगे, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कहीं ना कहीं पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक करके। कई बार ये ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में आपकी हेल्प कर देती है, बहुत चीज़ें हेल्प करती हैं, हम इनको लाइटली लेते हैं, दैट्स वाई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्ज़ाम में। फिर अभी आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पहले कमेंट करके जो है वो बताना है। क्वेश्चन आपके लिए है कि इंडिया और यूएस के बीच में एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास हुआ है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। बकलोह डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। तो इसका नाम आपको बताना है कि ये कौन सी एक्सरसाइज थी जो इंडिया और यूएस के बीच में बकलोह में हुई, 2022 में ये हुई थी। कमेंट करके अपना आंसर जल्दी से बता दीजिए। लास्ट टाइम हमने गिरिराज पत्रिका में जो था ये डिस्कस किया था, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। टेलीग्राम का आपको पता है टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना है, वहाँ से सर्च करना है इस तरह से @tolexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर जुड़ जाइए। पार्ट 1 की PDF वहाँ पर मिल जाएगी, पार्ट 1 की वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी, यूट्यूब पर मिल जाएगी, और पार्ट 2 की PDF जल्दी ही आपको वहाँ पर भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।